हेलो नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। आप सभी लोग का द ग्रेटनेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि भारतीय इतिहास का एक नया चैप्टर क्या पूरा कहिए कि एक तरह से पूरी की पूरी पूरा का पूरा इतिहास पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे, बेसिक से शुरुआत करेंगे। और बेसिक में हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास को कैसे पढ़ना है पहली बात तो। और जो मैं बात करूँगा कि कैसे किन किन एरियाज़ में फोकस करना और किन किन एरियाज़ में फोकस नहीं करना, क्योंकि इतिहास बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ा है। अगर आप जैसे जैसे एग्ज़ाम के लेवल पे ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे डेप्थ में फंसते चले जाएंगे। तो जितना ज़रूरी है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही पढ़ा जाएगा। तो जो मेरा सोर्स है इस इतिहास को पढ़ाने का, वो मैंने सोर्स लिया है दृष्टि आईएएस। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि रुकिए, मैं थोड़ा पेन ले लेता हूँ तो पढ़ाता हूँ उसमें। तो बात करेंगे कि हम लोग इसका सोर्स क्या है। तो अब दृष्टि, ये देख सकते हैं कि दृष्टि से हमने लिया। इसकी एक मैगज़ीन आती है, उस मैगज़ीन के माध्यम से मैं इसको पूरा का पूरा पढ़ाऊँगा। और साथ ही साथ बात करेंगे कि इसको पढ़ना कैसे और क्या आपको मैगज़ीन ले लेना चाहिए और मैगज़ीन लेकर पढ़ना चाहिए। तो नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस मैगज़ीन में आप देख सकते हैं बहुत सारी बातें लिखी होती है। और क्योंकि मैगज़ीन जो होता है यूपीएससी और पीसीएस लेवल का होता है, इसलिए उसमें बहुत सारा डाटा होता है और है भी। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें मैंने ली है। साथ ही साथ और भी सोर्स हैं मेरे, क्योंकि इसमें जो डाटा दिया है पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके नहीं दिया है। तो जो एक्सप्लेनेशन होगी वो मेरी होगी, जो मैंने दूसरा सोर्स यूज़ किया है अलग अलग सोर्सेज से। तो सिर्फ इसमें अगर आप चाहते हैं कि ये पढ़ना तो आप बुक भी ले सकते हैं, लेकिन बुक में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो एक तरह से नोट्स के फॉर्म में दिया है। तो वो नोट्स के फॉर्म को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको बुक पढ़ना। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बात करते हैं कि इसको पढ़ना कैसे और क्या पढ़ेंगे आज। तो इतिहास की शुरुआत करते हैं। तो पहली बात तो इसकी डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे, जो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन आपको पूछा नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि आपको इतिहास पढ़ना है तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो इतिहास का मतलब होता है, देखिए ये संस्कृत वर्ड है। इति का मतलब ऐसे ही, ह का मतलब होता है निश्चित रूप से, और आस का मतलब होता है था। इसको डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन देखिए इसका मतलब होता है ऐसे ही निश्चित रूप से था। मतलब इतिहास का मतलब होता है कि कोई घटना जैसे बहुत वर्षों पहले हुई है उसको बताया जाता है। तो एग्जैक्ट तो आपको डाटा पता नहीं होता, लेकिन इतिहास का मतलब होता है वैसे ही था, ये करके लिखा जाता है कि वैसे ही था, वैसे करके बताया जाता है। इसका मतलब भी वही होता है। तो यहाँ पे इससे क्या इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे इतिहास का, देखिए इतिहास के यहाँ पे जनक, फादर की, यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है कि इतिहास का जनक किसको कहा जाता है। तो यूनान के रहने वाले थे जिनका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था? हेरोडोटस। उसको इतिहास का जनक कहा जाता है। जनक का मतलब फादर कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी की पूरी सारी दुनिया के जितने इतिहास है सब इन्होंने लिखी नहीं। इन्होंने बताया कि जब लिखना शुरू किया उन्होंने देखा कि हम जो प्रेजेंट में रहते हैं वो प्रेजेंट की बात हो गई, तो इतिहास में भी कुछ घटनाएं होगी जो हमें नहीं पता होगी। तो इन्होंने इतिहास के बारे में लिखना शुरू किया। तो वहीं से अलग अलग सोर्सेज, बुक्स और अलग अलग तरीके से उन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया, इसलिए इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। सामान्य तौर पर बहुत गारंटी के साथ तो नहीं कहा जाता, लेकिन एक तरह से तो सारे के सारे इतिहासकार मिलके इनके बारे में ये राय रखते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और क्या इसमें पढ़ना है, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ना। देखिए यहाँ पे आप देखा होगा कि प्रमुख विद्वानों के इतिहास से संबंधित विचार, मतलब कि इतिहास को बहुत सारे लोगों ने अलग तरीके से व्याख्या दी। ये तो एक व्याख्या हो गई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जो आपके काम की बात है, अल-बुरूनी, जो आपको मध्यकालीन भारत में देखने को मिलेंगे। इसके बारे में और भी बातें करेंगे जब इनका नंबर आएगा। तो उन्होंने कहा था कि इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है, मतलब साइंस की क्वीन ऑफ साइंस है। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है कि किसने कहा था कि इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है, तो अल-बुरूनी ने कहा था। अगर आप चाहते हैं कि और सारे स्टेटमेंट पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट है, इसको याद नहीं किया जा सकता, ये आपको पढ़ सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ से तो ये निकलता। अब हम लोग बात करेंगे इतिहास को किस तरीके से देखना और किस तरीके से पढ़ना है। तो इतिहास को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। इतिहास को डिवीज़न हम बात करेंगे, भारत का इतिहास का डिवीज़न कैसे रहा है, किस आधार पर। मतलब एक इतिहास एक बुक मान लीजिए, उसके अंदर 3 चैप्टर मान लीजिए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इस तरीके से।
तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरे में क्या पढ़ेंगे? तो पहले में हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास का मतलब होता है कि पाषाण काल से लेकर मध्यकाल तक। और पाषाण काल क्या होता है, मतलब कि जब मानव ने जन्म लिया था उस टाइम वो कैसे रहता था, कि जब वो बोलता नहीं था तो कैसे खाता था, कैसे पीता था, क्या क्या उगाता था उस टाइम में। तो उन जो अवशेष मिले उसके आधार पे ये बताया जाता है कि वो ऐसे रहते थे, वैसे रहते थे। और कार्बन डेटिंग के एक आधार पे बताया जाता है कितने सालों पुराना है। तो ये दूसरी हम लोग दूसरे चैप्टर की बात करेंगे, मध्यकालीन की बात करेंगे। मध्यकालीन में हम लोग क्या बात करेंगे, अब तो हम बात करेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण से लेकर मुगल साम्राज्य की स्थापना से लेकर और विघटन तक सारी बातें करेंगे। मतलब कि जब उसके बाद जो मुस्लिम साम्राज्य आता है और उनका उद्देश्य होता है कि भारत को लूटना, तो आता है और कैसे भारत पे अपना पूरा का साम्राज्य बनाता है। उसके बाद मुगल आते हैं और वो अपना साम्राज्य बनाते हैं और पूरी की पूरी कहानी जो है मध्यकालीन भारत में पढ़ी जाती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो जो होता है कि जब यूरोप की कंपनियां भारत में आती हैं, जैसे लिखा हुआ यूरोपियन कंपनियां के आगमन से भारत के विभाजन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति तक। मतलब कि जो यूरोप की कंपनियां आती है भारत में, इसका रीज़न क्या होता है वो बाद में बात करेंगे। कंपनियां आती है यहाँ पे बिजनेस करने के पर्पज़ से और यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है और भारत पे कब्जा कर लेती है। उसके साथ वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और 1947 तक पढ़ेंगे कि कैसे उनके काल में भारत को आज़ादी मिली थी, तो उन्हीं कैसे भारत ने आज़ादी ली थी। तो ये 3 तरीके से हम 3 पार्ट में अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं भारत के प्राचीन इतिहास का क्या है। प्रथम चैप्टर तो यहीं से शुरुआत करेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास कैसे कैसे, इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा फैक्टर है, लेकिन हम बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सब चैप्टर्स हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। इसके अलावा जो स्किप करने वाले चीज़ें होंगे स्किप करके चलेंगे। बहुत डेप्थ में जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं और सिर्फ पढ़ते रह जाओगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो ज़रूरत है आपको पढ़ने की, जो मैं कह रहा हूँ उसी के आधार पर सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है। तो साहित्यिक स्रोत में पढ़ेंगे और पुरातात्विक स्रोत में पढ़ेंगे। मतलब पुरातात्विक का मतलब बहुत जो पुराना है, जो सोर्सेस है। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है कि धार्मिक, जैसे हो गया कि बौद्ध कैसे बना, ब्राह्मण बौद्ध जैन के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और उनके उद्गम के बारे में पढ़ेंगे। वो कैसे उन्होंने क्या कौन कौन से उनमें संत आए, भगवान आए और किस तरीके सारी चीज़ें हुई। और ब्राह्मण में जैसे कि वेदों के बारे में पढ़ेंगे। जैन में मतलब जैन कैसे आया और साथ ही साथ उसकी कौन सी लिपि, कौन सा उनका ग्रंथ है और कौन कौन इम्पोर्टेंट है उसमें, और कैसे कैसे किन चीज़ों से प्रश्न बनते, इस तरीके से। बौद्ध में गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे और जैन में महावीर के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद धर्मोत्तर साहित्य का मतलब होता है कि धर्म, विदेश यात्री आते हैं उसके बारे में क्या कहते हैं, यहाँ भारत के बारे में क्या कहते हैं, इस तरीके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पुरातात्विक का मतलब सिक्के कौन से चले थे, मूर्तियाँ कौन सी बनाई गई थी और कौन कौन से उनके आधार रहे थे बात करने की। तो चलिए सबसे पहले इन सभी चीज़ों में हम लोग तीसरे की बात करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट की बात करते हैं कि हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि हड़प्पा, पूरे का पूरा हड़प्पा क्षेत्र के पहले हम बात करेंगे सबसे पुराने चीज़ों के बारे में। हड़प्पा से शुरुआत करेंगे कि हड़प्पा से बहुत सारे क्वेश्चन लगातार बनते आए हैं और बनते रहेंगे। तो नामकरण से क्या मतलब है, यहाँ लिखा होगा आपका नामकरण का मतलब होता है किसने किस चीज़ का नामकरण किया था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका जो नाम दिया था जॉन मार्शल द्वारा दिया गया था। किसका नाम दिया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया था जॉन मार्शल। इसको याद रखने का तरीका कि सिद्धू नाम का कोई बंदा है, मान लीजिए वो मार्शल चलाता है, क्या चलाता है, तो मार्शल चलाता है, तो मार्शल से सिद्धू को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता, मतलब कि सिंधु नदी और सरस्वती नदी के जो बीच बस्तियाँ हुआ करती थी, उनके बीच में जो लोग रहते थे और वो जिस तरीके से रहते थे उसी सभ्यता का नाम दिया गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। और तीसरी बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की, जो प्रथम स्थल के आधार। प्रथम स्थल के मतलब होता है कि जो चीज़ें जो मिली है, प्रथम स्थल का मतलब जो घर पाए गए, जगह पाई गई, उसके आधार पे जो लोगों ने एक परसेप्शन बनाया कि लोग कैसे रहते थे और कहाँ कहाँ ये चीज़ें मिलेगी, उस सभी चीज़ों को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। प्रथम नगरीय व्यवस्था प्रथम नगरीय का मतलब कि खुदाई के दौरान ये अवशेष मिलते हैं कि वहाँ पर नगर होने का साक्ष्य मिलता है। नगर था, शहर था, सिटी थी, तो इसलिए नगरीय व्यवस्था उसको कहा गई है। इन सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ अंतर था, तभी अलग अलग नाम दिए गए हैं। और भी प्रमुख व्यवस्था है जैसे कांस्य सभ्यता और आधुनिक सभ्यता, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग हड़प्पा की बात करते हैं कि हड़प्पा से लगातार क्वेश्चन बनते आए हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हड़प्पा के बारे में जानना और इस तरीके यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बनते वो जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज।
तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता में विस्तार क्षेत्र लिखा हुआ है। अब विस्तार क्षेत्र का मतलब होता है कि ये हड़प्पा कहाँ कहाँ फैला हुआ था। देखिए, तो भारत में फैला हुआ था, ये तो पता है, ऑब्वियसली बात है कि भारत में फैला नहीं होता तो भारत के इतिहास पढ़ते क्यों है, भारत के इतिहास में इसे पढ़ते ही क्यों है। ये अफगानिस्तान में भी फैला हुआ है और पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, क्योंकि सभी ये जो देश है वो अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनमें के सारे इन क्षेत्रों में हड़प्पा फैला होगा, हड़प्पा सभ्यताएँ फैली होंगी। तो अफगानिस्तान में हमें चीज़ें कुछ नहीं पढ़ना, पाकिस्तान से कुछ चीज़ें होती है जो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ये हिस्सा मेनली तो पूछा जाता है, हड़प्पा ही पूछा जाता है, मेनली कहाँ पे। तो पाकिस्तान के कौन कौन से क्षेत्र में हड़प्पा के अवशेष मिलते हैं, तो मिलता है खैबर पख्तून, आपने नाम भी सुना होगा खैबर पख्तून का। पंजाब एक हिस्सा, पंजाब मतलब पंजाब वो भी एक, उनके पास भी जो हिस्सा है एक, उसको पंजाब कहा जाता है। बलूचिस्तान और सिंध, ये 4 जगह ही हैं जहाँ पे हड़प्पा सभ्यताएँ मिलती हैं। लेकिन जरूरी, उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है भारत के कौन कौन से क्षेत्र में मिलता है। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। अगर मैप आपने देखा होगा तो सबसे पहले जम्मू और कश्मीर से ऊपर से शुरू करते हैं। जम्मू और कश्मीर के नीचे आएंगे तो पंजाब मिलता है, उसके जैसे नीचे हरियाणा मिलता है आपको, उसके हरियाणा मिलेगा। हरियाणा के बाद आपको राजस्थान, उसके साइड पड़ोस में मिलता है, फिर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। एक्चुअली में बात ये हो जाती है कि आपको तो बाकी क्षेत्र याद रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र याद नहीं रहता बहुत लोगों को। तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र याद नहीं रहता, तो आपको याद रखना। बाकी ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है और इस पे फोकस मत कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब अगले क्षेत्र की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अब बात करेंगे हम लोग कि इसका हड़प्पा सभ्यता के बारे में और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से चीज़ें बनती हैं। आप नोट्स बनाना अगर चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो हड़प्पा के आकार की बात करेंगे, जहाँ यहाँ पे बनता है आकार की बात करें। आकार का मतलब होता है कि उसका जो क्षेत्र था वो किस तरीके से था। तो त्रिभुज आकार था, मतलब कि ट्रायंगल शेप में ऐसे था, ऐसे बना हुआ था, ट्रायंगल शेप में बना हुआ था। इसके मतलब जहाँ जहाँ क्षेत्र है वो ट्रायंगल एक शेप बनाता है, कहने का मतलब एक वो ट्रायंगल शेप बनाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, कौन सा आकार पूछा जाता है, कौन से आकार का था, तो ट्रायंगल शेप का था, त्रिभुजाकार था। क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब कितना बड़ा था, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ऐसे छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है क्षेत्र। अब यहाँ से और क्वेश्चन बनता है। तो ये एक हुए थे, एक हिस्टोलॉजिस्ट हुए थे, हिस्ट्री के जानकार हुए थे, जिसका नाम था स्टुअर्ट पिगमेंट। उन्होंने कहा कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो जुड़वा राजधानियाँ हैं, जुड़वा राजधानियाँ हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है। किसने कहा था? स्टुअर्ट आपने देखा होगा कि अगर क्रिकेट देखते होंगे तो बहुत सारे स्टुअर्ट नाम के क्रिकेटर होते होंगे। तो उन्होंने कहा था कि जुड़वा बता दिया, तो बहुत सारे जुड़े हुए स्टुअर्ट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी होते हैं, न्यूजीलैंड में भी होते हैं, आपकी इंग्लैंड की टीम में भी होते हैं, तो बहुत सारे चीज़ होते हैं। अब क्या है कि हड़प्पा शताब्दी का काल निर्धारण कैसे किया गया, मतलब कि उसको कैसे पता किया गया कितने साल पुराना है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए रेडियो कार्बन का यूज हुआ था। रेडियो कार्बन कौन सा? C14। आपने अगर पढ़ा होगा साइंस तो आप उसमें पढ़ते होंगे कि जब हम पुरानी चीज़ों के बारे में पता करना होता है कितना पुराना है तो C14 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो स्ट्रेटेजी का भी बन गया। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि उसके आधार पर कितना पुराना इसको कहा गया, किसको? तो हड़प्पा शताब्दी को, सभ्यता को कितना पुराना कहा गया। तो 2300 वर्ष पूर्व से लेकर 1700 वर्ष पूरा, इतना ज़्यादा पुराना कहा गया इस क्षेत्र को। ये तो हो गया क्षेत्र की बात। अब आते हैं कि हड़प्पा स्थल, मतलब जो खुदाई में और भी स्थल मिले थे, साथ ही साथ वो हड़प्पा के अलावा हड़प्पा के और भी क्षेत्र मिले थे, उसकी खुदाई जो की गई थी, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं यहाँ से हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे, देखिए एक नाम लिखे होंगे, ये खोज करता है और ये साथ ही साथ खोजकर्ता के साथ स्थल दिया है, मतलब ये हड़प्पा मिला, मोहनजोदड़ो मिला, खोज करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मेनली SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी, ये बनता है। आपको सन भी याद रखना होता है, 1923 है, लेकिन मैं आपको सन के बाद में बताऊंगा इसको। 1923 अगर याद रखना चाहे तो इसको याद रख सकते हैं। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। अब इसको याद कैसे रखना है, सबसे बढ़िया होता है हड़प्पा दयाराम साहनी। तो इसमें 2 है, दया भी है और राम भी है। तो हड़प्पा, पा को हम लोग देखते होंगे तो सबको लगता है कि जो पा होना चाहिए पिताजी होना चाहिए, पा जैसे पिताजी होना चाहिए, वो राम के जैसे होना चाहिए। सबको लगता है कि राम के जैसे हो, बहुत अच्छे और संवेदनशील, बहुत ज्ञानी और साथ ही साथ आदर्शवादी। तो आप उसको पा को रिलेट कर सकते दयाराम से।
साहब मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो इसका इनकी जो खोज की थी मोहनजोदड़ो की, उनका नाम था राखल दास, नाम क्या था, राखल दास बनर्जी। अब इसको याद कैसे करना है कि राखल दास को याद कैसे रखना है, तो देखिए मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो को मौत का टीला भी कहा जाता है, मतलब मौत का टीला भी कहा जाता है, जहाँ पे मतलब मौत का टीला कहा जाता है। और मरने के बाद ही राख मिलता है, मरने के बाद ही तो राख हो जाते हैं, मरने के बाद क्या हो जाते हैं, आप राख हो जाते हैं। तो और भी खोजें, देखिए ये तो 2 इंपॉर्टेंट खोजें, इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट खोजें हैं जो कि आपको ज़रूरी होता है याद रखना। तो मैं अब सारे के सारे नहीं कराऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछने जाने की उम्मीद होगी उसको देखेंगे। तो नीचे से चलते हैं, ये रोपण की याद रखेंगे, बीबी लाल। रोपण किसने खोजा था, तो बीबी लाल। तो क्या रोपण का मतलब होता है कि जैसे क्या होता है, रोपना का मतलब होता है कि किस चीज़ को रोपना, जैसे पेड़ को रोपने को, रोपण का मतलब रोपना मतलब जैसे खेती में भी रोपा जाता है, पौधे भी लगाए जाते हैं। तो खेती में आपने देखा है रोपते हैं वो लोग, जाके फसल एक एक लगाते हैं, धानों में देखा होगा रोपता है। चाहे मान लीजिए कि पेड़ से रिलेट करिए, तो पेड़ को रोपण से पेड़ याद रख लीजिए, तो पेड़ को रोपा जाता है। तो आप बहुत सारे पेड़ लगाएंगे तो आप लाल हो जाएंगे, बिल्कुल लाल हो जाते हैं ये लगा के, क्योंकि इतनी गर्मी आ जाती है, क्योंकि खुदाई करना पड़ता है, उसमें पेड़ लगाना पड़ता है, फिर पानी डालना पड़ता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। धोलावीरा की बात करेंगे, धोलावीरा तो जेपी जोशी जी, इसकी खोज किसने की थी, जेपी जोशी जी। अब देखिए धौला से धौला कुआं याद रख सकते हैं, या धूल याद रख सकते हैं। तो जोश, देखिए क्या होता है कि जब आप जोश में होते हैं, कहीं जाने के लिए होते हैं, दौड़ रहते हैं, तो थोड़ी बहुत धूल तो आपके लगती है, थोड़ी बहुत धूल अगर आती भी है आपके चेहरे पे या आपके रास्ते में, तो आपका जोश कम नहीं होता, वीर की तरफ चले जाते हैं। धूल जो होती है वीर का कुछ नहीं बिगाड़ती है, अब जोश में है तो जोश में ही रहेंगे। तो जोश को धौला को धूल से और वीर जोश से रिलेट कर दीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद आते कालीबंगा आता है। इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। किसने खोज की थी, तो अमलानंद घोष ने की थी। तो काली जी के देखा होगा कि काली जी को देखा होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है। तो मान लीजिए कि आंवला जो होता है, आंवला देखा होगा, खट्टा होता है आंवला, तो आंवला भी चढ़ाया जाए। मान लीजिए कि काली जी को बग्गा ने आंवला चढ़ा दिया, काली जी को आंवला, मतलब कि उसको प्रसाद के रूप में उन्होंने आंवला चढ़ा दिया, वहाँ पर प्रसाद के रूप में आंवला को रख दिया। तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। लोथल एस आर राव, एक राजकुमार राव भी हैं, मूवी आप देखा होगा, मूवी देखते होंगे, तो राजकुमार राव है, एक एक्टर है, तो उनसे रिलेट कर लीजिए कि लोथल है। बहुत सारे मानते हैं कि लो किस्म के, वो लोग लो किस्म के हैं, याद रख लीजिए कि थल जो है, थल सेना है, और थल मतलब होता है कि थल सेना जो होती है ना, थल सेना, हाँ, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। थल सेना होती है, ज़मीनी सेना होती है, लोग उसको क्या बोलते हैं, तो राजकुमार राव भी एक तरह से बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ एक्टर है, और साथ में थल सेना का सम्मान करते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। ये तो एक ट्रिक रही, अब अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं और आपको याद रखना है। तो अब बात करते हैं कि जो हड़प्पा में कौन कौन से चीज़ें प्रमुख साक्ष्य मिले थे। प्राप्त प्रमुख साक्ष्य का मतलब होता है हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें मिली थी। क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल जो पूछा जाएगा कि दे देगा स्टेटमेंट में, पूछेगा कि कौन सा नहीं मिला था हड़प्पा से, या कौन सा हड़प्पा से मिला था, या कौन मोहनजोदड़ो से मिला था, कौन कालीबंगन से मिला था। इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें क्या मिला था, 12 अन्नगार। अन्नगार का मतलब होता है जहाँ पे अन्न रखते थे। अन्न का मतलब होता है कि धान, गेहूँ, चावल जितने भी रखते थे। तो 12 अन्नगार मिला, मतलब 12 बड़े रूम्स मिले थे, अन्नगार मिले थे, जिसमें माना जाता है कि अन्न रखते थे खाने पीने के लिए, बेचने के लिए वहाँ से। और उससे भी इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ से देखिए, ये 2 इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आते हैं। पहले इसको बात करते हैं, वो शुरू करते हैं। तो श्रमिक आवास मिलता है। श्रमिक आवास का मतलब जो आवास, श्रमिक आवास भी मिलता है साथ में, कि जो अन्न में लोग अन्नगार में जो काम करते होंगे, या जो आवास में जो काम करते होंगे, तो श्रमिक लोगों के लिए आवास मिला है। ईंटों के चबूतरेकार, वृत्ताकार चबूतरे, वृत्ताकार का मतलब सर्कल बेस चबूतरा, एक तरह से याद रख लीजिए। मान लीजिए कि ये वाला चबूतरा हो गया, ये सर्कल बेस चबूतरा मिला था। और किस लिए देखा, अगर गांव से होंगे या गांव के कभी गए होंगे तो देखा होगा कि गांव में एक चबूतरे हुआ करते हैं, जहाँ पे लोग बैठ के बातें करते हैं शाम के टाइम, रात के टाइम। तो वैसे ही चबूतराकार मिला था, जगह में चबूतरा मिला था, जिसे ये माना जाता है कि वहाँ पे लोग किसी तरह की मीटिंग होती है या पंचायतें होती है, इस तरह की चीज़ें वहाँ हुआ करती थी।
तो गेहूँ मिला है और साथ ही साथ जौ के दाने मिले हैं। गेहूँ और जौ के दाने हड़प्पा से मिले हैं। गेहूँ और जौ के दाने डायरेक्ट याद रख सकते हैं। गेहूँ मिला है, यहाँ पे धान नहीं मिला। गेहूँ और जौ दो ही चीज़ें याद रखनी है आपको। ये कब्रिस्तान याद रखना है, कब्रिस्तान और ताबूत दोनों एक साथ पढ़ना है। कब्रिस्तान मिला है, साथ में ताबूत में रखा शव मिला है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पा शताब्दी के जो लोग थे वो शव को जलाते नहीं थे, वो दफनाते थे। इससे क्या पता चलता है? क्योंकि कब्र में क्या है, कब्र को जलाए थोड़ी ना जाता है, कब्र में तो चरासे रखी जाती है। तो बाद ये भी माना जाता है कि पहले के लोग जो करते थे शव को ताबूत में रखते थे, बाद में धीरे धीरे जलाने की प्रथाएँ धीरे धीरे ऐड होती गई। धातु निर्मित इक्का गाड़ी। धातु निर्मित इक्का गाड़ी का मतलब होता है कि जो आपने देखा होगा ना कि धातु से बनी गाड़ियाँ होती है, छोटी छोटी गाड़ियाँ जो खिलौने टाइप में गाड़ी। इक्का निर्मित गाड़ी मतलब कि छोटे छोटे गाड़ी। गाड़ी का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें कार होंगी या जीप होंगी, ट्रेल होंगी, बैलगाड़ी टाइप में इस तरीके से चीज़ें भी मिली थी। और साथ ही बर्तन पर मछुआरे का चित्र था। मछुआरे के मछली का भी चित्र बना था बर्तन पे, हाथ जो कढ़ाई करके बनाए जाते हैं। और जो लेख मिले थे उस पर मुहर लगे थे, स्टैंप लगे थे। तो हड़प्पा है कहाँ पे? पहली बात तो हड़प्पा है कहाँ पे? तो पाकिस्तान के स्थित पाकिस्तान में स्थित है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कहाँ पे? मांटगोमरी में। नदी कौन से? अभी भी पूछा था कौन सी नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा के अवशेष मिलते हैं। तो ये तो हो गए हड़प्पा हो गए। अब बात है लोथल की बात करेंगे। लोथल से भी अवशेष मिलते हैं। लोथल में क्या क्या? पहली बात तो लोथल है कहाँ? तो गुजरात में। पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि लोथल कहाँ पे है, तो क्योंकि बहुत सारे स्टेट दे देते हैं और मिलान करना होता है। तो लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में है। कहाँ पे लोथल है? कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में अहमदाबाद जिले में पड़ता है और भोगवी नदी के तट पे पड़ता है लोथल का एरिया। अन्य नाम इसको लघु मोहनजोदड़ो बोलते हैं, लघु हड़प्पा भी बोला जाता है लोथल को। इससे क्या के साक्ष्य मिलते हैं? तो सबसे पहला जो मिलता है यहाँ पे बंदरगाह, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदरगाह बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि लोथल कहाँ पे, एक यही इंपॉर्टेंट है। लोथल तो पूछा जाता है कि बंदरगाह कहाँ मिलता है? लोथल है। बंदरगाह को लोथल से मिलान करने के बारे में पूछा जाता है। फारस के मोहरे और सील। फारस के मोहरे और सील। सील का मतलब होता है कि स्टैम्प जो मिला था। फारस का मतलब ब्रॉन्ज होता है। ब्रॉन्ज के जो मोहरे मिली थी, साथ में सील भी मिली थी। इस वजह से स्टैम्प लगता है ना, उस तरीके से जो बना हुआ मिला था। देखिए हड़प्पा में जो मिला था वो जौ मिला था और गेहूँ मिला था। यहाँ पे धान और बाजरा मिला है। कहाँ पे? लोथल में धान और बाजरा के अवशेष मिलते हैं, वहाँ पे बीजें मिलती हैं। और घोड़े की लघु मृग मूर्ति मिलती है। मतलब घोड़ा जो मूर्ति मिलती है, मैंने पहले बोला है कि मूर्तियाँ तो मिली थी, लेकिन इसमें घोड़े की मूर्ति मिलती है। वो छोटी घोड़े को बनाया गया था, मूर्ति बनाई गई थी, वो अवशेष यहाँ पे मिलते हैं। साथ ही साथ हाथी के दांत मिलते हैं और सिप का बना पैमाना मिलता है। हाथी के दांत कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। चक्की के दो पाट और निवेदी और मनके के बनाने की कढ़ाई। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बंदरगाह याद रखना और हाथी के दांत याद रखना और चावल याद रखना है। और याद रखना है ये कहाँ पर मिलता है? तो ये अहमदाबाद में मिलता है। अहमदाबाद गुजरात के अहमदाबाद में मिलता है और भोगवी नदी के तट पर उपस्थित है। कौन सा? तो लोथल है। लोथल याद रखना है। अब चलिए आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो। यहाँ से तो क्वेश्चन बनते हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला का मतलब होता है कि लाशें जहाँ पे बिछी होती है उसको मृतकों का टीला कहा जाता है। अन्य नाम सिंध का बागा कहा जाता है। उपस्थित कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में भी। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में। नदी कौन सी है? सिंधु नदी के तट पर पाया जाता है। नदी भी पूछा जाता है, स्थिति पूछा जाता है। ये तरकाना जिला नहीं पूछेगा, लड़काना जिला तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको कंट्री पूछ देगा पाकिस्तान और नदी पूछ देगा सिंध नदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से लगातार सवाल बनते हैं। क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव भी मिलते हैं, यहाँ पे शिव के साक्ष्य भी मिलते हैं और साथ ही साथ और भी तरीके चीज़ें मिलती है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अन्यगार भी मिलता है जो पहले हड़प्पा में मिला था। साथ में पुजारी भी मिलते हैं और पशुपति शिव जी का मुहर भी मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बृहद स्नानागार, मतलब कि जो स्नानागार का मतलब कि बड़ा सा एक तालाब मिलता है और माना जाता है वैसे बनाया गया जिसमें लोग उसमें नहाते थे। स्नानागार मतलब होता है कि एक तरह के स्विमिंग पूल समझ लीजिए, आज के टर्म में अगर कहा जाता है स्विमिंग पूल मिलाता है मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्यगार तो हड़प्पा से भी मिला था, तो ये सवाल तो यहाँ से बनता नहीं है। साथ ही नर्तकी के काशी और पुजारी का युग, ये सवाल बनता है। और 3 बंदरों वाला मनका, ये भी है। 3 बंदरों वाला मनका, एक मनका मिला था उसमें 3 बंदरों के चित्र बने हुए थे। साथ ही नर्तकी के कांस्य पतला, मतलब कि आप लोगों को एक डांसिंग गर्ल मिला था। मतलब गर्ल का मिला था कि मतलब एक मूर्ति मिली थी जिसमें जो मूर्ति जो डांस के पोज में थी, तो ये कह सकते हैं वो डांस करती हुई साक्ष्य मिले थे। पुजारी
या योगी की मूर्ति, मतलब एक पुजारी मिलता है जो बुद्ध जैसा ही कपड़े होते हैं, तो माना जाता है कि पुजारी योगी है, और एक तरह से योग की मुद्रा में होते हैं तो माना जाता है, और टीका उका लगा होता है, तो ये माना जाता है कि ये पुजारी होंगे या योगी होंगे उस एरिया के क्षेत्र के। साथ ही साथ पशुपति का मुहर पर अंकन मिलता है, मतलब भगवान शिव की उपस्थिति के अवशेष मोहनजोदड़ो में मिलता है, कि वो एक बनावट है जहाँ पता चलता है कि वो एक भगवान शिव का एक मुहर था। साथ मुहर पर जो है नाव के चित्र मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग पहले के उस ज़माने के लोग ये नाव बनाना जानते थे, और नाव का बनाना जानते, साथ ही साथ नाव से अलग अलग तरह के व्यापार भी करते होंगे, और यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह भी जाते होंगे। साथ ही सूती कपड़ा मिलता है और हाथी के कपाल खंड भी मिलते हैं, मतलब कि सर मिलता है। सूती के कपड़ा, देखिए सूती के कपड़ा अभी तक नहीं मिला था। हाथी के बारे में तो अवशेष पहले से ही लोथल में भी मिलता है, लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये बन जाता है, आपको 3-4 चीज़ याद है। एक तो स्नानाघर याद रखना है, ये नर्तकी का याद रखना है, और पुजारी याद रखना, शिव याद रखना है। ये 4 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है आपको जो याद रखना है, और साथ ही याद रखना है ये इसकी उपस्थिति कहाँ पे है। उपस्थिति का मतलब होता है कि मोहनजोदड़ो है कहाँ पे, पाकिस्तान के किसी तरह में नहीं है, पाकिस्तान में है कि इंडिया में है। कालीबंगा का ये तो पहली बात तो ये राजस्थान में उपस्थित है, आपको याद रखना है। कालीबंगा कहाँ, तो राजस्थान में भी कहाँ, तो हनुमानगढ़ जिला। एक बार पढ़ लेना है, बहुत रटना नहीं है, लेकिन जिले को रटना नहीं है, लेकिन स्टेट को रट लेना है कि स्टेट कौन से स्टेट में पूछा गया था। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा मतलब काले से पता चलता है, बंगा मतलब चूड़िया होता है, काले रंग की चूड़िया इसका अर्थ होता है। कपड़े में लिपटा अस्तर, देखिए लिखा हुआ, ये आपको नहीं याद क्या रखना वो देखते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे कि हल से जुता हुआ खेत के अवशेष मिलते हैं, कि यहाँ पे हल से जुताई होती होगी तो खेत मिलते होंगे। अग्निवेदीय हवन कुंड मतलब होता है कि एक आकार में मिलता है, जहाँ पे ये माना जाता है कि अग्निवेदी का मतलब होता है कि जहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ा हवन कुंड मिलता है, अवशेष मिलते हैं जहाँ पे बहुत सारे पूजा पाठ किया जाता होगा कालीबंगा में। अग्निवेदिया मतलब बड़ा सा चबूत मिलता है, जगह जहाँ पे एक तरह से अग्निवेदिया के अवशेष मिलते हैं। साथ ही काले रंग की मिट्टियाँ तथा चूड़ियाँ मिलती है। तो चूड़ियों के अवशेष कहाँ मिलते हैं, तो कालीबंगन में, इसलिए कालीबंगन भी इसका नाम दिया गया। मेनली इंपॉर्टेंट तो ये है। साथ में लकड़ी की नालियाँ मिलते हैं, और मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहरें मिलती हैं। मेसोपोटामिया की मुहर मिलती हैं यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेसोपोटामिया के मुहर कौन से मिलते हैं, तो कालीबंगन में मिलते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली लाइन से मैं आपको बता दूँ कि अग्निवेदी हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, काले रंग की चूड़ियाँ हो गया, और कपड़े में लिपटा अस्तर हो गया। इस तरीके से याद रखना है आपको। साथ ही साथ भूकंप के आने के प्राथमिक साक्ष्य यहीं से मिलते हैं, कि हो सकता है भूकंप आया हो और सबके सब मर गए हों, और यहाँ से साक्ष्य बच गए हैं। और बच्चों के सिर के शल्य और चिकित्सा के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। जब उन्होंने माता साक्ष्य के बच्चों के शल्य का मतलब होता है कि वहाँ पे चिकित्सा के अवशेष मिलते हैं, कि हो सकता है कि उस टाइम में वहाँ पे चिकित्सा का भी एक अलग तरीके से प्रावधान किया गया था। साथ में दो फसल बोए जाने का साक्ष्य मिलता है, और मिट्टी के शंख और तंदूर चूल्हे का साक्ष्य भी मिलता है। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे मिल जाते हैं। मेनली इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तो वन कुंड, मेसोपोटामिया, साथी कपड़े और चूड़ियाँ, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जो मेनली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब लोग बात करते हैं, अब हम बात करेंगे चौहनदड़ो की। मोहनजोदड़ो के बाद चौहनदड़ो भी है, जो कि पाकिस्तान में उपस्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बने हैं, फिर भी यहाँ से याद रखना है कि उपस्थित कहाँ से है। मनका बनाने का कारखाना है, कारखाने का अवशेष यहीं से मिलता है। कौन सा, मनका बनाने का कारखाना यहीं से मिलता है। इससे पता चलता है कि उनको ज्ञान भी था कि चीज़ों कारखाने कैसे, यहाँ पे कारखानों का आविष्कार हो गया था, ये कह सकते हैं। बिल्ली पीछा करते हुए डॉग बनाए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का एक तरह से चित्र मिल जाता है, पद चिन्ह मिलता है। इससे पता चलता है कि उस टाइम बिल्लियाँ हुआ करती थी, और कुत्ते को भी पालने की व्यवस्था हुआ करती थी चौहनदड़ो में। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि बिल्ली और कुत्ते के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो चौहनदड़ो से मिला जाता है। वर्गाकार ईंटा, वर्गाकार मतलब सर्कल बेस ईंटा जो होगा सर्कल बेस ईंट भी मिलती है, इससे पता चलता है। साथ मोस्टली इंपॉर्टेंट ये वर्गाकार ईंटा होगा, यहाँ से हो गया ईंटें हो गए, और बिल्ली और पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह भी मिलता है। अब और क्या, कंघा और उस्तरा भी मिलता है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे मतलब ये जो क्षेत्र था ये बहुत डेवलप किस्म का क्षेत्र कह सकते थे। हाँ,
यहाँ से तो यही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, और भी है लेकिन ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे तो दिमाग ख़राब हो जाता है। और बनावली, बनावली कहाँ है? हरियाणा में। बनावली कहाँ पे? हरियाणा में उपस्थित है। तो ये आपको तो स्टेट, पहली बात तो स्टेट याद रखना है कि ये क्षेत्र है कहाँ? बनावली के हरियाणा में। हरियाणा के बनावली कहाँ पर? हरियाणा में है। हरियाणा के किस जिले में है? तो फतेहाबाद जिले में उपस्थित होता है। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मिलती है और जो आपको याद रखना है? तो हड़प्पा सभ्यता के 3 स्तर जो 3 स्तर यहीं के अवशेष यहाँ पे मिलते हैं। साथ ही साथ मिट्टी के हल बनने की आशंकाएँ भी मिलती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे, मतलब यहाँ से बहुत ऐसे नहीं पूछा जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस ये पूछा था हरियाणा बनावली में कहाँ उपस्थित है, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, इसलिए बहुत चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा आपको याद रखना होगा कि धौलावीरा कहाँ पे? पहली बात तो धौलावीरा उपस्थित कहाँ पे? तो गुजरात में। तो गुजरात में इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जो गुजरात में है भाई को वीरा कहा जाता है। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी देखा होगा आपने, देखा होगा कि वहाँ पे वीरा कहा जाता है। तो किसको, जो वीरा किसको कहा जाता है, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। वीरा नाम जो सुना होगा, तो वहाँ पे वीरा भाई को बुलाया जाता है, भाई वीरा बुलाया जाता है गुजरात में ही। तो आपको यहाँ से ये याद रख सकते हैं, वीरा कहाँ पे? तो गुजरात से याद रख सकते हैं। 3 भागों में विभक्त है। पहली बात है दुर्ग, मध्य और निचला नगर, मतलब होता है मध्य नगर। मतलब दुर्ग होता है, दुर्ग का मतलब किला कहते हैं, मध्य नगर मतलब बीच में, और निचला नगर। अलग अलग तरीके से इसको बनाने की एक तरह अवशेष मिलते हैं। यहाँ पे जल प्रबंधन के बारे में, स्टेडियम के बारे में, और विशालकाय जलाशय के बारे में, और साथ ही साथ श्राइन बोर्ड मिलता है, दक्ष अक्षर वाला श्राइन बोर्ड भी मिला जाता है। ये 4 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से, और ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली ये होता है कि आपको याद रखना है कि ये उपस्थित कहाँ पे है। अब बात करते हैं यहाँ पे रोपण की। रोपण भी कहाँ पे है? तो पंजाब में है। तो खेती कहाँ पे होती है? रोपा कहा जाता है, तो पंजाब में रोपा जाता है। तो ये आप इस तरीके से रोपण से याद रख सकते हैं पंजाब को। यहाँ से क्या है? तो मनुष्य और यहाँ पे आधुनिक नाम इसका रूपनगर कहा जाता है। ऐसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आधुनिक नाम आपको पढ़ लेना है, रूपनगर कहा जाता है। यहाँ पे अवशेष मिलते हैं, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष मिलते हैं। कि कहा जाता है कि मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने की परंपरा उस टाइम इस एरिया में, रोपण में हुआ करती थी। साथ ही साथ आपको यहाँ से कुल्हाड़ी, और साथ में कुल्हाड़ी के अवशेष मिलते हैं, और साथ तांबे के अवशेष भी यहीं से मिलते हैं। मेनली ये इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट है, मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने की परंपरा मिली जाती है, और ये रोपड़ पंजाब में है। और कौन सी नदी? तो सतलुज नदी के बाएं तट पर। बाएं दाएं नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सतलुज नदी के तट पर पूछा जाएगा। यहाँ पे दोमाबंद के बारे में याद रखना है कि ये है कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में है। बट इसके अलावा बहुत चीज़ें यहाँ पे आपको याद नहीं रखना है। दोमाबंद कहाँ पे? रथ चलाने की मनुष्य की आकृति यहीं से मिलती है। थोड़ा सा अगर देखना भी चाहें तो आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो मैं कहूँगा कि आप ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है। रथ चलाते मनुष्य की आकृति, मतलब रथ पर बैठा हुआ आदमी दिखता है इस क्षेत्र में, दोमाबंद में। बस इसके अलावा और कुछ आपको यहाँ से याद नहीं रखना है। और आखिरी जो पन्ना है इस चैप्टर का, आज की वीडियो का, वो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियाँ। जो आपको कुछ नहीं याद रखना तो ये ज़रूर याद रखना है। यहाँ पे देखिए, गैंडा भी, भैंस भी, बाघ भी और हाथी के अवशेष मिलते हैं। साथ में 2 हिरन के अवशेष मिलते हैं। इसमें ये पता चलता है 5 प्रकार के 6 पशु और शिव आदि का रूप जॉन मार्शल का कथन किया। मतलब ये जो रूप होता था, कहा गया कि शिव और आदि का रूप हुआ करता था। रूप के अवशेष मिलते हैं, और साथ ही साथ ये 5 तरह के पशुओं के अवशेष मिलने की संभावना जताई जाती है। तो ये पूछा जाता है कि हिरण कहाँ से मिला था, भैंस कहाँ से, गेंडा कहाँ से, और ये ऑप्शन दे देगा कौन सा मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष नहीं मिलते हैं। तो आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।